Hello everyone, welcome to Unacademy UGC NET. Very good afternoon to all of you. Hi guys, very good afternoon. जो भी हमारे साथी जुड़े हैं सभी को गुड आफ्टरनून. अगर आवाज क्लियर है तो जल्दी से थम्स अप कर दें. क्योंकि आवाज तो क्लियर आ रही है. Okay guys, तो आज की जो क्लास है, आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ बेहतरीन एमसीक्यूज. ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर आपकी थ्योरी से रिलेटेड, मतलब वो हर चीज और कुछ कुछ हो सकता है कि फिजिकल के भी क्वेश्चन आ जाए तो उनको भी कर देना. ऑल सेट, लेट्स स्टार्ट. तो जैसा कि आपको जानते हैं कि ये अपना अनअकैडमी यूजीसी नेट चैनल है. यहाँ पे नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन आपको कंटिन्यूअसली कराई जाती है. और जो भी साथी आज अगर फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं पहली बार यूट्यूब पे, तो मेरा नाम है कृतिका पारिक. मैं अनअकैडमी पे एजुकेटर हूँ. 2 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है और आपके लिए मैं यहाँ पे क्लासेस लेकर आती हूँ ज्योग्राफी. ना ही मैं आपको सिर्फ यूट्यूब पे पढ़ाती हूँ, बल्कि मैं आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी पढ़ाती हूँ. वहां पे मेरी क्विज होती है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है. स्पेशल क्लासेस होती है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है. और प्लस कोर्सेज होते हैं, वो पेड कोर्सेज होते हैं. और वो मेरे नहीं होते हैं, वो कंप्लीट अनअकैडमी के सारे सेक्टर्स के वो कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल रहते हैं. तो आप मेरे साथ में जुड़ सकते हैं अनअकैडमी की स्पेशल क्लासेस में, जो होती है दोपहर को 12 बजे. तो 12 बजे आज की क्लास तो हो गई है, कल की 12 बजे वाली क्लास में आप लोग इन्वाइट हो. तो जल्दी से अनअकैडमी लर्निंग आप अपने फोन में इंस्टॉल करो. वहां पे जाके कृतिका पारिक के नाम से मेरी प्रोफाइल को सर्च करो. यहाँ ऐसी कुछ मेरी प्रोफाइल मिलेगी, उसको सीधा फॉलो करो. और फॉलो करने से होगा ये कि सीधे आप मेरी क्लासेस में जुड़ जाएंगे. और मेरी क्लासेस में जुड़ने के लिए कोड अप्लाई करना बिल्कुल, कोड कंपलसरी है. UGC10 कोड आपको अप्लाई उसको करना पड़ेगा. और अप्लाई करने से आपको सीधी मेरी क्लासेस मिल जाएंगी. ठीक है. इसी के साथ में अगर आप सब्सक्रिप्शन के थ्रू जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्रिप्शन भी आप ले सकते हैं. 2-3 तारीख से नया बैच आ रहा है अपना, बिल्कुल न्यू फ्रेश बैच. और वो उन लर्नर्स के लिए है जो तैयारी अपनी इनिशियल स्टेज से शुरुआत करना चाहते हैं. इनिशियल स्टेज से अपनी तैयारी शुरू करना चाहते हैं उनके लिए है अपना नया बैच. तो आप उसके लिए प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं. अगर प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है तो 4 फीचर्स के साथ में मिलेगा. आइकॉनिक में 6 फीचर्स है. 6 फीचर्स भी ऐसे वैसे नहीं है, जैसे कि पर्सनल कोच, तब वो आपको सब कुछ बताएंगे. आपके सर्वे सर्वा होंगे, जो आपको पढ़ना है, जैसे पढ़ना है, कैसे आप पढ़ना चाहते हैं, किसमें आप कंफर्टेबल है, ये सब वही बताएंगे. स्टडी प्लानर, स्टडी बूस्टर सेशन, पर्सनलाइज्ड डाउट सॉल्विंग सेशन, इवन इंटरव्यू प्रिपरेशन और स्टडी मटेरियल तक आपको अनअकैडमी में मिलेगा. तो देरी बिल्कुल मत कीजिए, अभी अपना लर्निंग ऐप ओपन कीजिए और अपना सब्सक्रिप्शन को सिक्योर कराइए. जिन्हें लगता है कि फीस ज्यादा है तो भाई ईएमआई का ऑप्शन भी अनअकैडमी आप लोगों के लिए देती है. ईएमआई नो कॉस्ट ईएमआई होती है, आपको एक भी रुपया नहीं देना ब्याज का. कोई बात नहीं, कमेंट्स नहीं होता तो कोशिश करोगे तो वो भी हो जाएगा. और हाँ, सब्सक्रिप्शन लेते वक्त रेफरल कोड UGC10 आपको अप्लाई कर देना है, ताकि आपको इस UGC10 रेफरल कोड से इंस्टेंट 10% का ऑफ आपको अपना अनअकैडमी के सारे सब्सक्रिप्शन पे मिल जाएगा. आई होप कि सभी दोस्त हमारे रेडी होंगे आज की क्लास के लिए. जो भी लोग रेडी हैं वह जल्दी से मुझे थम्स अप करें, फिर हम हमारी क्लास को स्टार्ट करें. तो ऑल द बेस्ट. आज हम कवर करने वाले हैं हमारे 50 एमसीक्यूज ह्यूमन ज्योग्राफी के. काफी अच्छे एमसीक्यूज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ. तो गाइज, ऑल द बेस्ट. ये लीजिए, ऑल द बेस्ट. चलिए, तो गाइज लेट्स स्टार्ट द क्लास. ऑल द बेस्ट. अब आप लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया तो सबसे पहले तो शेयर कर दो. कि आज मैं बड़े बड़े अच्छे मूड में हूँ, समझाने के मूड में हूँ. वीडियो को शेयर वेयर जरूर करो ताकि सभी लोग जुड़े. लेट्स स्टार्ट. बिल्कुल ज्यादा देर नहीं लगाऊंगी. ये तो क्या कंपलसरी है मेरी क्लास में, मैं और कार्टून को साथ ना लाऊं ऐसा तो हो ही नहीं सकता. अब वो ठीक है, कार्टून है, इस वजह से कभी हाथ मुड़ जाता है, कभी पैर मुड़ जाता है. दिल का बड़ा साफ है, बहुत दिल का.
चलिए तो फिर बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस आपके सामने है पहला सवाल, which of the following categories of urban land use as per given graph has the highest gradient of its economic rent 2 kilometer distance? नीचे दिए गए ग्राफ के अनुसार शहरी भूमि उपयोग की निम्नलिखित श्रेणियों में इसकी 2 किलोमीटर की दूरी पर अपने आर्थिक लगान की कम प्रवणता है। चलिए भी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, दैट कॉमर्शियल। यहाँ पे क्वेश्चन की डिमांड ये थी कि किस किलोमीटर की दूरी पर आर्थिक लगान की उच्चतम प्रवणता है। तो इकोनॉमिक रेंट की अगर अपन उच्चतम प्रवणता देखें तो वो सीधे तौर पे कॉमर्शियल की जा रही है, और अगर लोएस्ट की बात की जाए कि किसके सबसे लोएस्ट है तो ग्रीनलैंड की सबसे लोएस्ट है। तो लोएस्ट एंड हाईएस्ट। नेक्स्ट, which of the following author initiated concept of isodopane in space economics? निम्नलिखित में से किस लेखक ने अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में आइसोडोपेन की अवधारणा की शुरुआत करी थी? गॉस, वेबर, हुअर या फिर प्लानर? ओके, तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले जो क्वेश्चन की डिमांड थी अपने अकॉर्डिंग, किसने सबसे पहले आइसोडोपेन, आइसोडोपेन का मतलब वो लाइन थी जो समान परिवहन लागत वाली स्थानों को मिलाने वाली रेखा को आइसोडोपेन बोला जाता है। आइसोडोपेन के बारे में इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी बाय अल्फ्रेड वेबर 1909 में ये थ्योरी आई थी। बुक का नाम था थ्योरी ऑफ द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। अगर जर्मनी में बात की जाए तो उबरडेन स्टैंडर्ड इंडस्ट्री, ये इनका जर्मनी था। ये था आपके लीस्ट कॉस्ट लोकेशन पे में। What was the isodopane? The line connecting with equal total transportation cost, raw materials and final product. It's called isodopane. यानी कि समान परिवहन लागत, कच्चे माल और अंतिम उत्पाद के को परिवहन के साथ जुड़ने वाली रेखा को आइसोडोपेन कहा जाता है। तो आइसोडोपेन, इसके अंदर एक टर्म आता है एम आई, तो बोला जाता है मटेरियल इंडेक्स। एम आई को अपन कैसे देखते हैं, कई बार क्वेश्चन आ जाता है, तो एम आई को देखने के लिए ये देखिए, एम आई देखने के लिए वेट ऑफ द लोकल मटेरियल इनपुट अपॉन वेट ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट। तो इफ एम आई इज ग्रेटर देन 1 then the firm is maternal oriented. If MI is मतलब material index is less than 1 then the firm is market oriented. इनको क्यों हो रहा है, ये क्यों भाग रहे हैं? इसके बाद में आता है if MI is equal to 1 then the firm is material as well as market oriented। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके बन सकता है
कोई इसमें बड़ी बात नहीं। जर्मन नेम पूछा नहीं जाता, लेकिन हाँ आपको याद कर लेना चाहिए, इसमें थोड़ी भलाई हो जाती है। जर्मन नेम अगर याद कर लोगे तो भलाई आप ही की होगी। तो ये था अपना क्वेश्चन। इसमें आपको सिर्फ एक चीज जो याद रखने वाली है, तो ये है कि इसमें आपको ये याद रखना है कि एमआई के अंदर कई बार क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि ठीक, तो कई बार एमआई इंडेक्स से रिलेटेड सवाल ये भी बन जाता है कि लोकल कॉस्ट इंपॉर्ट में जब वो एमआई ग्रेटर हो तो कौन सी सिचुएशन बनेगी, लेस हो तो कौन सी बनेगी, और अगर इक्वल हो तो कौन सी सिचुएशन बनेगी। कई बार इसमें ग्राफ जैसा पूछ लिया जाता है, तो ट्राइंगल कैसा बनेगा, R1 R2 M कहाँ आएगा, तो इसको एक बार याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट Which of the following indicate is used to indicate if the optimal location was closer to either raw material source or the कौन सा सूचकांक यह इंगित करने के लिए प्रयोग किया जाता है कि इष्टतम स्थान कच्चे माल के स्रोत या बाजार के करीब ए बी सी या फिर डी, मटेरियल इंडेक्स, लेबर कॉस्ट इंडेक्स, रिलेटिव स्प्रेड इंडेक्स एंड वेटेड इंडेक्स। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कॉल्ड मटेरियल इंडेक्स। अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले एमआई के बारे में, तो ये वही एमआई है। प्रयोग किया जाता है कि इष्टतम स्थान कच्चे माल के स्रोत या बाजार के करीब था। तो अभी अपन ने क्या बोला था, थोड़ी देर पहले अभी अपन ने बात की थी कि अगर जो मटेरियल कॉस्ट होगी, मटेरियल इंडेक्स जो होगा, अगर मटेरियल इंडेक्स ग्रेटर होगा, एम आई इज ग्रेटर देन 1, देन द फिल्म मटेरियल, ये आपका मटेरियल ओरिएंटेड होगा, और अगर एम आई लेस होगा तो वो मार्केट ओरिएंटेड होगा। राइट, तो यहाँ पे यही है कि कच्चे माल के स्रोत के करीब है, तो अगर मान के चलिए कि अगर एम आई अगर हाई है तो वो मटेरियल इंडेक्स के करीब होगा, और अगर एम आई लो है तो वो मार्केट ओरिएंटेड होगा, और अगर एम आई इक्वल है तो वो मटेरियल और मार्केट दोनों ओरिएंटेड होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, which of the following principle is representative of the following figure of Kristallers model? Kristallers model के निम्नलिखित आंकड़े का प्रतिनिधित्व करता है। ट्रांसपोर्ट प्रिंसिपल, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल, मार्केटिंग प्रिंसिपल एंड हेयरशॉट प्रिंसिपल। आई थिंक कि ये सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर है। ओके, कितना आ रहा है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, K7 का मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल। ये आपके क्रिस्टालर का मॉडल था जिसमें इन्होंने तीन चीजों के बारे में बताया था, K3 K4 एंड K7। तो K7 जो होता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल के बारे में बताता है। अगला सवाल है, which of the following economic principle is correct for organization of settlement based on K4 presented in the Cristallar center place model? क्रिस्टालर के केंद्रीय स्थान मॉडल में प्रस्तुत K4 पर आधारित बस्तियों के संगठन के लिए निम्नलिखित में कौन सा आर्थिक सिद्धांत सही है? एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, ट्रांसपोर्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मार्केटिंग।
करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ट्रांसपोर्ट, परिवहन। K4, K7 के K3 के अंदर आता है मार्केट, K4 में आता है ट्रांसपोर्ट और K7 में आता है एडमिनिस्ट्रेटिव। नेक्स्ट, द टू साइकिल थ्योरी ऑन द ओरिजिन ऑफ लाइमस्टोन करंट्स वाज प्रपोज्ड बाय। चूना पत्थर की गुफाओं की उत्पत्ति पर दो चक्र सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? वेरी गुड आफ्टरनून कवि, कैसी हैं? Obviously, the right answer is option number A, विलियम मॉरिन डेविस। विलियम मॉरिन डेविस ने टू साइकिल थ्योरी दी थी। जब अपन कास्ट टोपोग्राफी पढ़ते हैं तो उसमें कैनन्स के निर्माण में, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स होती है कैनन्स, उसमें टू साइकिल थ्योरी डेविस ने दी थी। इसी से एसोसिएटेड वाटर टेबल थ्योरी आपके विंटर्स ने दी थी। स्टैटिक वाटर जोन थ्योरी गार्डनर ने दी थी और इन्वर्जन थ्योरी दी थी मैलेट ने। ये चार थ्योरीज हैं जो आपको रट लेनी है, समझ लेनी है, ये आपके एग्जाम में बहुत अच्छे। अगला सवाल, चलिए थोड़ा सा बड़ा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटी मॉडल एंड पोटेंशियल मॉडल? कौन सा कथन गुरुत्वाकर्षण मॉडल और संभावित मॉडल के बीच अंतर को सही ढंग से बताता है? ओके, तो आंसर्स मेरे पास आने लग गए हैं और कुछ लोग आंसर दे रहे हैं ए। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट gravity models deals with only two places at a time, while potential model accounts for interaction between many places. गुरुत्वाकर्षण मॉडल एक समय में केवल दो स्थानों से संबंधित है, जबकि संभावित मॉडल कई स्थानों के बीच के लिए जिम्मेदार है। ये करेक्ट है। अगला सवाल असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। Central Business District is a city that high concentration of wholesale store, offices, and cultural and recreational activities. Reason is prices and demand of real estate increase as distance toward CBD. तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट और कथन और कथन, कारण और कथन दोनों ही सही है और व्याख्या भी एक दूसरे की कर रहे हैं, बट कंफ्यूजन पॉइंट यहाँ पे ये था कि ये यूजुअली ए पे आता है और हम इसको आज 3 पे रख दिया और कुछ भी नहीं है। Central business district of the city of high concentration of wholesale store, offices, cultural and recreational activities. Prices and demand of real estate increase as distance toward the CBD. सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट एक वो जगह होती है जो काफी लंबे समय से वहां पे चल रही होती है। जैसे कि मानिए आप किसी भी अपनी पर्टिकुलर जिस शहर में आप रहते हैं उसका जो कोर शहर है, कोर शहर में आपको पूरे जगत में कोई चीज अगर नहीं मिलेगी ना तो हर कोई बोलेगा कि वो जगह वो चीज आपको शहर में मिल जाएगी, मतलब उस प्रॉपर सिटी में मिल जाएगी। और ये जो सिटी होती है यहाँ पे लोग क्या करते हैं, एक टाइम के बाद में रहना बंद कर देते हैं, रहने और उन्हीं को काय में कन्वर्ट कर देते हैं, अपने गोडाउन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जैसे ये जो सीबीडी है, सीबीडी की जो रेट होती है, रेट कंपेरेटिवली हाई होती है और यहाँ पे आपको ज्यादातर वो सारी चीजें मिल जाती हैं जिसकी हमें डिमांड होती है। तो जैसे जैसे सीबीडी के नजदीक जाते हैं, पुराने शहर के जैसे जैसे नजदीक जाते हैं, वैसे वैसे क्या होता जाता है, उसकी प्राइस भी हाइक हो जाती है। आप एक देखो, अगर आप ओल्ड दिल्ली का एग्जांपल दो, जैसे मैं आपको चांदनी चौक का एग्जांपल देती हूँ, पुरानी दिल्ली, चांदनी चौक, चावड़ी बाजार,
तो वो जो जगह है आज की डेट में, वहां की जो रेट्स है, वहां पर आपको कोई भी 2000 बीघा के अंदर खेती करता हुआ नहीं दिखेगा। वहां पे कोई भी आपको खेती करता हुआ नहीं दिखेगा। आपको ज्यादातर वहां पे छोटी छोटी बिल्डिंग्स मिलेगी, और उसमें वो सारी चीजें मिलेगी जो पूरे शहर में कहीं नहीं थी, लेकिन वहां हमें मिल रही थी। इसी वजह से ये दो सीबीडी का जो कॉन्सेप्ट है, ये करेक्ट कॉन्सेप्ट है, और दोनों एक दूसरे को करेक्टली डिफाइन भी कर रहे हैं। अब आया है आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल। मॉडल और कॉन्सेप्ट को मैच करके बताइए। सेक्टरल मॉडल, कंसेंट्रिक जोन मॉडल, बिड रेंट थ्योरी एंड सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पे एक चीज क्लियर है, आपको ऑप्शन चूज करने में ज्यादा मुश्किल नहीं आएगी। एक को अगर आप पहचान जाओगे तो सब कुछ इजी हो जाएगा। करेक्ट एक्सप्लेनेशन है आपकी ऑप्शन नंबर बी। That means the bid rent theory is a geographical economic theory that referred how price and demands for real estate change as the distance from the CBD, Central Business District, increase. If state that different land user will compete with another or land close to the city center. देखिए यहाँ पे बिग रेंट कर्व भी आपके सामने बना हुआ है। बिग रेंट थ्योरी एक भौगोलिक आर्थिक सिद्धांत है जो संदर्भित करता है कि रियल एस्टेट की कीमत और मांग कैसे बदलती है, क्योंकि केंद्रीय व्यापार जिले सीबीडी से दूरी बढ़ जाती है। इसमें कहा गया है कि शहर के केंद्र से करीब भूमि के लिए विभिन्न भूमि उपयोगकर्ता एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करेंगे। यह इस विचार पर आधारित है कि खुदरा प्रतिष्ठान अपनी लाभ वृद्धि को अधिकतम करना चाहते हैं, इसलिए वे सीबीडी के करीब भूमि को अधिक भुगतान करने हो जाते हैं। कंफ्यूजन था आप लोगों को, बिल्कुल कंफ्यूजन मुझे भी हो गया था एक। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिपिक्ट्स द थ्रेशोल्ड अकॉर्डिंग टू सेंटर प्लेस मॉडल। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सेंटर प्लेस मॉडल के अनुसार थ्रेशोल्ड को सही ढंग से बताता है? थ्रेशोल्ड, सेंटर प्लेस मॉडल। थ्रेशोल्ड को तो अगर मैं बता दूंगी कि थ्रेशोल्ड क्या है तो आपका आंसर भी क्लियर हो जाएगा। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, मिनिमम नंबर ऑफ पीपल नीडेड फॉर अ सपोर्ट अ सर्विस। देखिए कभी भी सेंटर प्लेस, जो आपका सेंटर प्लेस मॉडल है, सीपीएम है, सेंटर प्लेस थ्योरी, सीपीटी, सीपीटी के अकॉर्डिंग दो चीजें हमेशा उनकी रीच में रहती है। एक तो आता है आपका थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड का मतलब वो होता है कि वह दूरी जिसके लिए, वह सेवा जिसको लेने के लिए न्यूनतम लोगों की आवश्यकता हो। और एक आपकी कहलाती है, दूसरी चीज होती है रेंज, जिसका मतलब ये होता है कि रेंज आपकी वो होती है जिसमें उपभोक्ता किसी भी सेवा के लिए यात्रा करेगा। आप एक बात बताइए, अभी आप लोग नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपकी इच्छा है कि आप आईआईटी दिल्ली से पीएचडी करें, तो आईआईटी दिल्ली से पीएचडी करने के लिए आप अपने घर को छोड़ना पड़ेगा और आपको दिल्ली में रहना पड़ेगा। अब आप क्योंकि दिल्ली में रहेंगे, तो क्योंकि आप पीएचडी करने के लिए दिल्ली आए हैं, आईआईटी आए हैं, तो वो उसकी रेंज कहलाएगी कि आप कितनी दूरी तय कर सकते हैं अपनी सेवा को लेने के लिए। थ्रेशोल्ड का मतलब ये होता है कि किसी भी सेवा को देने के लिए मिनिमम लोग कितने चाहिए। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, आपके घर के पास में कोई दुकान है, उस दुकान पे आप बोलेंगे कि भैया मुझे एक पर्टिकुलर बुक चाहिए, आप वो बुक मंगवा देंगे क्या? या आप वो मैगजीन्स मंगवा दीजिए, मंगवा दीजिए।
तो आपसे यही बोलेंगे कि मैं वो मैगजीन मंगवा दूं, लेकिन मैं एक जने के लिए तो मैगजीन नहीं मंगवा सकता। आप अगर अपने साथ में 10 लोगों को और कर लोगे तो मैं 10 लोगों के लिए मैगजीन तो डेली बेसिस पे मंगवा सकता हूँ, या 10 लोगों के लिए न्यूज़पेपर पर्टिकुलर डेली मंगवा सकता हूँ। तो किसी भी सर्विस को लेने के लिए एक सर्टेन लोगों की जरूरत पड़ती है। आज आपके घर के पास में वो चीज ज्यादा होगी जहाँ पे लोग ज्यादा आते हैं। जैसे मानिए कि पहाड़ी हिल स्टेशन के ऊपर मैगी की दुकानें कंपेरेटिवली और दुकानों से ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वहां पे उस चीज की डिमांड है। वहां पे आपको कोई भी बीच के कपड़े नहीं देगा, क्यों? क्योंकि वो पहाड़ी इलाका है। तो जगह के अकॉर्डिंग और लोगों की संख्या के अकॉर्डिंग अपना जो चीजें होती है वो डिसाइड होती है। इसी वजह से किसी सेवा के समर्थन के लिए आवश्यक न्यूनतम लोगों की संख्या तो थ्रेशोल्ड कहलाती है, और जो दूरी हम तय करते हैं उसे हम रेंज कहते हैं। ये भूलिएगा नहीं, रेंज और थ्रेशोल्ड में एक डिफरेंस होता है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल इज एक्सप्लेन्ड बाय द गिवन फिगर। निम्नलिखित में से किस मॉडल को नीचे दिए गए चित्र द्वारा समझाया गया है? फेबर्ट, सेंटर प्लेस मॉडल, वान न्यूटन एंड ग्रेविटी मॉडल। अब इतना समझाने के बाद में भी गलत करोगे क्या? नहीं। अच्छा, करेक्ट आंसर है थ्रेशोल्ड, रेंज और मार्केट। ये आपका सेंटर प्लेस मॉडल, CM करेक्ट आंसर। अगला, which one of the following code is correctly depicting the pattern of distribution of population among cities by D curve in the given graph? Primate, stepped order, binary, rank size rule. करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बाइनरी बेस्ड ये काम चलेगा यहाँ पे। देखिए यहाँ पे याद रखना, ये आपका जो कर्व था ग्रीन कलर में, ये बाइनरी पैटर्न को बताता है जो स्लोप में चल रहा है। जैसे आपने देखा होगा कि ये स्टेप बन रहे हैं यहाँ पे, ये आपके स्टेपी ऑर्डर को बताती है। और ये वाला जो कर्व होता है ये आपके टॉपिकल रैंक साइज रूल को बताता है। तो अपने से स्पेशली यहाँ पे पूछी गई थी डी के बारे में। देख लो, डी बाइनरी पैटर्न, स्टेप्ड ऑर्डर, स्टेप बन रहे हैं, और एक आता है आपका थ्योरेटिकल रैंक साइज, वो ये वाला होता है। तो कर्व से पहचान लीजिए। और डीपली बता दूं, एक बार देख लो फिर से ऐसा। नेक्स्ट, which of the following statement indicate to the potential use of a service at a location according to gravity model? ग्रेविटी मॉडल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी स्थान पर किसी सेवा के संभावित उपयोग को इंगित करता है?
करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट डायरेक्ट रिलेशनशिप टू बोथ पॉपुलेशन साइज एंड इनवर्स रिलेशनशिप टू डिस्टेंस, जनसंख्या के आकार और दूरी से व्युत्क्रम रूप में दोनों का संबंध होता है। नेक्स्ट है, who among the following scholar who introduced the concept of least transport cost location using the frame of triangle? निम्नलिखित में से, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने स्थान त्रिभुज के फ्रेम का उपयोग करते हुए न्यूनतम परिवहन लागत स्थान की अवधारणा? डब्ल्यू इजार्ड, एम के बैंडमैन, डी एम स्मिथ, आर और वेबर। हाँ त्रिभुज, लीस्ट ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, तो इसके लिए तो हम ऑब्वियसली वेबर सर को याद करते हैं। इनके रिलेटेड क्वेश्चंस आप देखिए, ये जो क्वेश्चंस मैं आपको करवा रही हूँ ये 2015 से 2020 के पेपर्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं, और स्पेशली इसमें मैं आप लोगों को थ्योरी एंड मॉडल्स ही कवर करवा रही हूँ। अब इसमें बात करें वेबर्स ने, तो 1909 में इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी उन्होंने अपनी प्रेजेंट करी थी, दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट है, which of the following condition Alfred Weber introduced in his concept of locational triangle? क्या होगा करेक्ट आंसर अल्फ्रेड वेबर के आंसर? देखिए करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, बोथ R1 एंड R2 आर फिक्स्ड एंड ग्रॉस। R1 और R2 आर टू रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल, जब अपन मटेरियल इंडेक्स को ज्ञात करते हैं तब हमें इसका यूज होता है, और इसमें दोनों ही क्या होते हैं, फिक्स्ड और ग्रॉस, दोनों ही स्थिर और सकल होते हैं। अगला सवाल, the river model for the development of land transport system in less developed economic was proposed in which of the following year? निम्नलिखित में से किस वर्ष में कम विकसित अर्थशास्त्र में भूमि परिवहन प्रणाली के विकास के लिए रीवर मॉडल प्रस्तावित किया गया था? ओके, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 4 मॉडल्स ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलप्ड, टैफी, मॉरी एंड गोल्ड का 63 के अंदर आया था, ग्राउंड स्पेशियल एक्सप्लोरेशन मॉडल 1966, द वेंस मॉडल 1970 एंड द रीमर मॉडल 1977। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बाकी के जो थे अपने वो भी मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, इसी को बिल्कुल करेक्ट कर लीजिएगा। अगला सवाल है, और अगला सवाल भी आएगा इसमें। Which of the following statement is very correct in context of the concept of growth pole and growth center? ग्रोथ पोल और ग्रोथ सेंटर की अवधारणा के संबंध में कौन सा कथन बहुत सही है? वेरी करेक्ट, तब उसमें गलती होनी ही नहीं चाहिए, वो तो है ही है सही। ओके, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी,
कि पहली बात तो ना ही तो वो सेम डिस्टेंस पे है, यूनिफॉर्मली डिस्टेंस उनका नहीं है, और ये भी नहीं है कि कोई नियम नहीं है। हायर ऑर्डर ग्रोथ सेंटर आर लोकेटेड फार अवे while lower order growth center are located closer to one another. Next, which of the following principle denotes K4 of Kristallers model of center place? निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत क्रिस्टालर के केंद्रीय स्थानों के मॉडल के K4 को दर्शाता है? मार्केट, एडमिनिस्ट्रेटिव, ट्रांसपोर्ट एंड इकोनॉमिक। तो सबसे पहले आंसर दे ही दिया होगा। 18 नंबर का आंसर बताओ जल्दी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ट्रांसपोर्ट। K4. Which of the following was not assured by Weber in his least cost theory? निम्नलिखित में से किस एक को वेबर ने अपने न्यूनतम लागत सिद्धांत में आश्वस्त नहीं किया? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। Agglomeration economic can lead to decrease the transport and labor cost, and Weber also talk about tendency to agglomerate assumption. Man is economic and rational. Rational का मतलब ये होता है कि अपने अकॉर्डिंग सहूलियत देखता है। आइसोट्रॉपिक सरफेस जिसमें क्लाइमेट, सॉइल फर्टिलिटी, physiography, etc. homogeneous with no variability. Uniformity and stability in the socio-economic and political environment. Demand is uniform in the market. Transport cost is directly proportional to the product of distance, weight and volume. Price of industrial product in the market is uniform. The labor is static. Gigs are uniform. The screenshot ले लो, ये important है। अगला, which of the following is not included in the Revenstein's law of migration? रेवेंस्टीन के प्रवास के नियमों में शामिल नहीं है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखो, रेवेंस्टीन का जो लॉ ऑफ माइग्रेशन था वो 1885 में आया था। इन्होंने अपने लॉ ऑफ माइग्रेशन में एक बेसिक बात तो यहाँ जो बोली गई है कि इसमें जो माइग्रेशन हो रहा है, जनरली माइग्रेशन जो होता है दोस्तों, वो डेवलपिंग टू डेवलप्ड के बीच में होता है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जनरली माइग्रेशन गांव से शहर के बीच होता है, लेकिन इन्होंने क्या बोला है कि शहर से गांव के बीच में, तो वो ये नहीं बताएंगे क्योंकि इसका मतलब ये है कि आप डेवलप्ड से डेवलपिंग की तरफ जा रहे हैं, और ऐसा माइग्रेशन रेयर केस में होता है। रेयर केस का मतलब ये है कि ये मैरिज केस में ज्यादा होता है। शादी होकर के आप हो सकता है गांव से शहर से गांव चले जाओ या गांव से शहर आ जाओ, बाकी ज्यादातर देखने को नहीं मिलता है। इसमें से फीमेल्स का आता है दैट फीमेल्स माइग्रेट more frequently than male within the country of birth, but males frequently venture beyond. Most migrants are adult families, rarely migrate out of their country of birth. अगला है, which one of the following is not in conformity with the central place theory? इनमें से कौन सा एक केंद्रीय स्थान सिद्धांत के अनुरूप नहीं है? कौन सा नहीं है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट
यूबिक्विटीज एंड लोकलाइज्ड रॉ मटेरियल, सर्वव्यापकता और स्थानीयकृत कच्चा माल। नेक्स्ट, टर्म्स एंड डिस्क्रिप्शन, मटेरियल इंडेक्स, आइसोडोपेन, लेबर कोएफिशिएंट एंड एग्लोमरेशन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसलिए है क्योंकि मटेरियल इंडेक्स एमआई का मतलब होता है वेट ऑफ लोकलाइज मटेरियल एंड द वेट ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट। फिर आती है आइसोडोपेन जो सिमिलर इक्वल ट्रांसपोर्ट कॉस्ट एरिया को मिलाती है। लेबर कोएफिशिएंट जिसमें आपके लेबर कॉस्ट पर यूनिट प्रोडक्ट ऑफ द लोकेशन वेट ऑफ दैट एंड एग्लोमरेशन एडवांटेज ऑफ प्रोडक्शन टू द कंसंट्रेशन ऑफ इंडस्ट्री। ए करेक्ट है। नेक्स्ट, the gravity principle in identification of nodal region states that the interaction between two graphical points is directly related to their distance, mass, size of settlements, and mode of transport. काफी लोग आंसर ए दे रहे हैं बट करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर दैट मास, जनता। ये मासेस से है, मैसेस से, नॉट डिस्टेंस से। ही करेक्ट है। Which of the following letter represent the total number of settlements of a certain order served by a center place of the next higher order? कौन सा अक्षर एक निश्चित क्रम की बस्तियों की कुल संख्या का प्रतिनिधित्व करता है जो अगले उच्च क्रम के केंद्रीय स्थान द्वारा परोसा जाता है या केंद्रीय स्थान द्वारा दिया जाता है? KJLF। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर के। नेक्स्ट, the rule size of population of net ranking town in a region will be first NTH of the largest city in terms of population was given by Jefferson, Gentleman, Gottman, Zip, and Harris and Pullman. The right answer is option number C. Jiff. Rank size rule by J.K. Jiff. This rule was proposed by Jiff in 1949. The population of urban settlement in a region can be arranged in the series of 1, 1.5, 1 and 3, 1 and 4, and this regularity can also be explained by the formula Pn is equal to P1 upon n. ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, who among the following is credited with incorporation of concept of geographical space in the growth pole theory? निम्नलिखित में से किसे विकास ध्रुव सिद्धांत में भौगोलिक स्थान की अवधारणा को शामिल करने का श्रेय दिया जाता है? मिनरल, एगरस्ट्रैंड, ब्रॉडविल एंड फ्राइडमैन।
भौगोलिक स्थान की अवधारणा को शामिल करने का श्रेय दिया जाता है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ब्रॉडविल, नॉट फ्राइडमैन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। 26 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, which of the following categories of urban land use as per given graph has the highest gradient in its economic, है ना? अच्छा अच्छा, शायद हो गया मैंने। एक मिनट का वेट करना गाइस। ओके गाइस, तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। Geographers and theory, model and concept, Gottman, Burgess, Jefferson, Harris and Ullman. ओके, फर्स्ट का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये हमसे प्राइमेट सिटी का कॉन्सेप्ट जेफरसन क्लियर था। तो जेफरसन ने प्राइमेट सिटी का कॉन्सेप्ट दिया था 1939 में। गॉटमैन मेगालोपोलिस, बर्गेस कंसेंट्रिक जोन थ्योरी एंड हैरिस एंड उलमैन मल्टीपल न्यूक्लियर मॉडल। नेक्स्ट है, what are the three basic aspects for spatial interaction are as described in Edward Ullman's model? एडवर्ड उलमैन के मॉडल में वर्णित स्थानिक संपर्क के 3 बुनियादी पहलू हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट कॉम्प्लीमेंटरिटी, इंटरवेनिंग, अपॉर्चुनिटी एंड ट्रांसफरेबिलिटी। पूरकता, हस्तक्षेप का अवसर और हस्तांतरणीयता। नेक्स्ट, given below are two statements, one labeled as assertion and other labeled as reason. Select your answer from the quotes. Assertion है, Loss model is less restrictive than Kristallers. Reason is, Loss treated each section as having separate range, threshold, and hexagonal hinterland. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। दोनों सही है, आप लोगों ने आंसर सी बताया है, लेकिन ये बात सही है। रॉश का जो मॉडल है क्रिस्टलर की मॉडल की तुलना में कम प्रतिबंधात्मक है। आपने क्रिस्टलर का मॉडल पढ़ा है, वो टिपिकल है, उसके अंदर वो हेक्सागोनल बनाने में दिक्कत आती है। लाइक ये बात तो सही है, टिपिकल है, और अलग अलग रेंज और हेक्सागोनल के 3 इलाकों के रूप में उन्होंने माना था। इस वजह से लॉश का मॉडल क्रिस्टलर की तुलना में कम प्रतिबंधात्मक है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, इसमें गलत मत मानिए, इसको बात सही है। अगला,
Which of the following principle explain importance of transport cost as it maximizes the number of center place on straight line routes? निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत परिवहन लागत के महत्व की व्याख्या करता है, क्योंकि यह सीधी रेखा मार्गों पर केंद्रीय स्थानों की संख्या को अधिकतम करता है? Okay, so transport cost is equal to K4. Higher order centers service as a half of the population of six lower order centers and also known its population. Thus, K4 is equal to 1 plus 1 and half into 6. So 1 and half into 6 is equal to 6 plus 3 is equal to 4. तो K4 कैसे आता है, क्योंकि इसमें 1 and half का क्राइटेरिया लिया जाता है. अगला है, which one of the following contribute make reinforcement to the Walter Christaller Center place by including concept of city rich sector and city poor sector? Correct answer is option number D, August Losh. Next. In which year Mark Jefferson examined the size relationship between the primate city and next largest city in a study entitled The New Law of? इजी क्वेश्चन है इसका, तो जल्दी से आंसर आ जाना चाहिए, 10 सेकंड के अंदर अंदर आंसर, 10 सेकंड. बिल्कुल करेक्ट है. इसका आंसर में इतना था ही नहीं. मार्क जेफरसन प्राइमेट सिटी मार्क जेफरसन ने दी थी 1939 में. सो डी इज द वेरी करेक्ट आंसर. गुड. नेक्स्ट. Which of the following author identified three basic factors affecting interaction between reason, complementary intervening opportunity and transferability? अंत्यक्रिया को प्रभावित करने वाले तीन बुनियादी कारकों की पहचान की. किसने की थी? अभी थोड़ी देर पहले आया था, ये करी गई थी उलमैन ने. नेक्स्ट. चलो ग्राफ से क्वेश्चन है. विच ऑफ द फॉलोइंग कोड इज करेक्ट टू शो द ऑप्टिमल लोकेशन टू प्रॉफिटेबिलिटी इन डिफरेंट स्पेशल कॉस्ट रेवेन्यू सिचुएशन इन डायग्राम गिवन बिलो? क्या पूछा गया है यहाँ पे? करेक्ट टू शो द ऑप्टिमल लोकेशन टू प्रॉफिटेबिलिटी इन डिफरेंट स्पेशल कॉस्ट. ऑप्टिमल लोकेशन. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. ऑप्टिमल अगर अपन टोटल कॉस्ट की बात करें या रेवेन्यू की बात करें यहाँ पे, तो इष्टतम दिखाने वाला है ऑप्शन नंबर ए, बी एंड डी. The concept of linear market price boundary between the market area of two competing firms was given by. दो प्रतिस्पर्धी फर्मों के बाजार के बीच लाइनर बाजार मूल्य सीमा की अवधारणा किसके द्वारा दी गई? वेबर, लैंडर, पुअर एंड लॉश.
करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, स्टैंडर्ड। नया नाम है बट आंसर ए ऑप्शन नंबर बी है। सबका गलत, सब गलत चले गए, सब गलत, माइनस करो इसी बात के साथ। किसी का भी दिमाग नहीं चला, किसी का भी दिमाग नहीं चला, सब गलत, माइनस कर लो इसी बात पे। Okay, next है, which of the following author suggest a five-fold division of adopter on the basis of the time lag between receiving and accepting upon new information as shown in diagram? कोई बात है, दिमाग की बत्ती जलाओ, मेंटोस खाओ, दिमाग की बत्ती जलाओ और इस 10वें क्वेश्चन का आंसर जल्दी, आंसर जल्दी जल्दी जल्दी। कौन है इसका आंसर? रोजर्स। चलो ये बिल्कुल सही दे दिया आपने, फिर से +2 कर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है लोकेशन थ्योरी और उनके बारे में कुछ अच्छी बातें। दैट सेंटर प्लेस, मल्टी न्यूक्लियर थ्योरी, द रॉस रिटेल थ्रेड्स, ग्रेविटेशन एंड ब्रेकिंग पॉइंट थ्योरी। ओके, आंसर क्लियर है? इज द राइट आंसर जस्ट बिकॉज सेंटर प्लेस थ्योरी में हेक्सागोनल ऐसा कुछ बनता था, हेक्सागोनल सर्विस एरिया ऐड कर दो। और फिर आती है आपका लॉ ऑफ ब्रेकिंग पॉइंट थ्योरी, पोजीशन ऑफ ब्रेकिंग पॉइंट बिटवीन टू जोन। तो यहाँ पे आपका बीटी, इसको याद करने का फॉर्मूला भी होता है। तो और फिर इसके बाद में आता है मल्टीपल न्यूक्लियर थ्योरी, लैंड यूज पैटर्न इन लार्ज सिटीज डेवलप्ड अराउंड अ number of discrete centers rather than a single centers, and then residential belt of considerable density surround CB। कुछ दिखाई नहीं दे रहा, फोन को हॉरिजॉन्टल कर लो। नेक्स्ट, मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड जियोग्राफर एंड उनके मॉडल। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, फिलब्रिक एरियल फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, क्रिस्टालर सेंटर प्लेस, लॉश इंडस्ट्रियल लोकेशन एंड स्मिथ इकोनॉमिक लैंडस्केप। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। अगला, the mobility transition model of migration was given। Transition model of migration, Clark, E. Revenstein and Z। Correct answer is option number 4, Zelensky। वांथ्यूनेन एग्रीकल्चर लोकेशनल थ्योरी इज बेस्ड ऑन। वांथ्यूनेन कृषि अवस्थिति सिद्धांत किस पे आधारित?
ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर, नॉर्मेटिव अप्रोच, सामान्य दृष्टि। ये एक नॉर्मेटिव अप्रोच था, ना कि एम्पेरिकल पे। काफी लोग अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर हैज गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड कोन एज शोन इन द डायग्राम। डिमांड कोन की अवधारणा दी है जैसा कि दिखाया गया है। Pareto, August Lodge, Kristaller and Weber. Yes, करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी, आगस्ट लॉज भी करेक्ट है। नेक्स्ट, ऑथर्स एंड थ्योरी, वेबर, स्मिथ, पॉलिंग एंड हुअर। आज मेनली जो मैंने आपके क्वेश्चंस किए हैं वो सारे थ्योरी बेस्ड ही किए हैं। तो थ्योरी में जिसको जो आ रहा है वो करें एक बार, थ्योरी बेस्ड ही आपके सारे क्वेश्चन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर, अभी इतने क्वेश्चन आपने कर लिए हैं तो क्वेश्चन करते करते ही आपको शायद आइडिया लग गया होगा कि अगला क्वेश्चन क्या आने वाला है और उसका क्या आंसर होगा। ये वेबर है। वेबर की थ्योरी हमने मिनिमम ट्रांसपोर्ट कॉस्ट थ्योरी थी। फिफ्थ, इन्होंने मैक्सिमम प्रॉफिट की बात की थी। कॉलिंग, ये आपके मार्केट कंपोज कंपटीशन की बात करते हैं। और पुअर, मिनिमम प्रोडक्ट कॉस्ट की बात। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। Whose theory did propagate that an area is poor because Midral, Barry, Hitchman and Bodwell। ये तो बड़ी अच्छी बात है ना कि किसने सिद्धांत प्रतिपादित किया कि एक क्षेत्र गरीब है क्योंकि वो गरीब है, बिकॉज इट इज पुअर। मीनिंग काफी डेप्थ है इसका। मिडाल, बैरी, हिर्शमैन एंड बॉडविल। करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, क्यूमुलेटिव कॉजेशन थ्योरी बाय मिड्रल 19। तो एक बार याद कर लीजिए, ये थी आपकी संचयी कारण सिद्धांत जिसको गुनार मेड्रल ने 1950। एक एरिया गरीब है क्योंकि वो गरीब है। नेक्स्ट, which of the urban structure model labeled three area, the city of death, the city of need and the city of superfluity। मौत का शहर, जरूरत का शहर और अतिशयता का शहर। ऑप्शन नंबर ए, विलियम बुंग ने इसको सबसे पहले प्रतिपादित किया था। इसमें इन्होंने तीन बातें बताई थी। मतलब देखो, ये जो मॉडल था, शोषणकारी मॉडल शहर को संसाधनों के स्वामित्व और भुगतान करने की क्षमता के आधार पर तीन अर्ध गोलाकार संकेंद्रित क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। स्पष्ट रूप से दिखता है कि घन किस प्रकार आंतरिक शहर से बाहरी क्षेत्रों में समृद्ध शहरी वर्गों की ओर प्रवाहित होता है। जैसे आप देखो कि बिल्कुल आंतरिक शहर की अगर हम बात करें तो ये तो एरिया आ गया रिवर का। नंबर वन जो एरिया वो सिटी ऑफ डेथ, दूसरा सिटी ऑफ नीड और तीसरा है सिटी ऑफ सुपरफ्लूनिटी। यहाँ पे डेथ टैक्स, मशीन टैक्स, जैसे जैसे अपन बाहर की तरफ जाते जाते हैं वो चीज विकसित हो जाती है। इसका मतलब ये था कि इंटरनल पार्ट सबसे कम, फिर उससे ज्यादा, और बाहर की तरफ जाने पर वो ज्यादा ज्यादा बढ़ता जाता है। तो सिटी ऑफ डेथ, सिटी ऑफ नीड एंड सिटी ऑफ सुपरफ्लूनिटी। अगला है, which of the following is correct sequence of urban land use in respect of AB, BC and CD as per given graph, image of correct sequence of urban land। सेम क्वेश्चन आया भी था इससे रिलेटेड।
करेक्ट, कॉमर्शियल, रेजिडेंशियल एंड इंडस्ट्रियल। करेक्ट, आपने से ये पूछा गया था कि ए बी बी सी और सी डी, तो कॉमर्शियल अगर अपन बात करें तो वो ए और बी के बीच का है, रेजिडेंशियल है आपके बी और सी के बीच का, और इंडस्ट्रियल है सी और डी के बीच। तो इजी क्वेश्चन था, इसका पता नहीं कि इसका अंदाजा लगाओगे तो आंसर मिल ही जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं थी। बीसी के संबंध में निम्नलिखित में से सही क्रम बताना था। तो सबसे पहले कॉमर्शियल था, कॉमर्शियल के नीचे का अगर आप ग्राफ देखोगे तो ए बी के बीच में कॉमर्शियल आ रहा है, बी और सी के बीच में रेजिडेंशियल आ रहा है, एरो दिख रहा है ना यहाँ पे, और फिर इंडस्ट्रियल किसके बीच में आ रहा है, सी के और डी के बीच में। तो इसमें इतना लगाने का दिमाग था ही नहीं, ये तो ऐसा क्वेश्चन था कि एनटी आपको आगे से नंबर दे रहा था इसमें, तो कि ले जाओ। नेक्स्ट है Whittlesey classified agricultural system of the world. How many agricultural system were identified by him? Whittlesey ने विश्व की कृषि प्रणालियों को वर्गीकृत किया, के द्वारा कितनी कृषि प्रणालियों की पहचान की, 10, 19, 14 या फिर? अब करेक्ट आंसर तो मैं बता देती हूँ, 13 की थी। मुझे भी आता है इसका तो आंसर, आंसर मुझे भी आता है। Which of the following is the popular of shown model, propounder of shown model? Origin, destination, मिग्रेंट्स, कौन सा मॉडल है ये है आपका लीज मॉडल ऑफ माइग्रेशन। क्या आप देखो, ओरिजिन यहाँ से निकल रहा है नेगेटिव फैक्टर, डेस्टिनेशन यहाँ पहुंच रहा है पॉजिटिव फैक्टर, ऑब्स्टिकल आ रहे हैं, माइग्रेंट्स हो रहा है, तो ये आपका लीज का ये मॉडल। ऑथर्स इन सेटलमेंट्स, क्रिस्टालर, गैल्फिन, लॉश एंड वेबर। ये करेक्ट आंसर है, क्योंकि वेबर से हमें क्लियर था, वेबर सर ने इंडस्ट्रियल लोकेशन के बारे में इन्होंने बात की थी। और फिर बात करते हैं क्रिस्टालर की, तो क्रिस्टालर सेंटर प्लेस के बारे में बात करते हैं। लॉश सर ने बात की थी रूबन सेंटर्स की, और गैल्फिन मार्केट सेंटर। Which of the following is the correct sequence of stages of urban development as postulated by Lewis Mumford? लुइस मम्फोर्ड द्वारा प्रतिपादित शहरी विकास के चरणों का कौन सा क्रम सही है? पॉलिस, इकोपॉलिस, मेगालोपॉलिस एंड मेट्रोपॉलिस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सबसे पहले आपके आता है इकोपॉलिस। इकोपॉलिस, फिर मेनपॉलिस, फिर मेट्रोपॉलिस, मेगालोपॉलिस, फिर आपके ट्राइनोपॉलिस, और फिर आपके आता है नेक्रोपॉलिस। ये पूरा ऑर्डर है, इसको आप याद कर लेना। इकोपॉलिस में क्या होता है, ज्यादातर वहां पे स्मॉल टाउन ऑफ विलेज ओरिजिन बेस्ड एग्रीकल्चर, माइनिंग, फिशिंग। पॉलिस जिसमें होलसेल
महानगर जिसमें 10 लाख की आबादी हो, मेगालोपोलिस जिसमें मुख्य शहर और महानगर मिल जाए, टायरानोपोलिस जिसमें प्रमुखता से प्रदर्शन खर्च संस्कृति की माप बन जाते हैं, और नेक्रोपोलिस में घोस्ट सिटी या डेड सिटी के नाम से जाना जाता है। घोस्ट सिटी या डेड सिटी क्या होता है? घोस्ट सिटी का मतलब वो बिल्कुल नहीं है कि भूत है वहां पे। इसका मेन मतलब ये है कि किसी भी नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से पहले लोग वहां रहते थे, एक बार वहां पे ऐसी नेचुरल डिजास्टर्स हुई कि लोग वहां रातों रात उसको छोड़ के चले गए, या अब वहां पे कोई नहीं रहता है। ठीक है, इसमें या तो कहीं युद्ध हुआ हो, या एक साथ कोई किसी का बहुत ज्यादा बीमारी फैल गई हो, तो उस वजह से वहां पे लोगों ने उस जगह को छोड़ दिया। अब वहां कोई नहीं रहता है। जैसे घोस्ट हाउस होता है, घोस्ट टाउन होता है, जैसे मान के चलिए पता चल रहा है कि इस जगह पे भूत रहता है, तो वहां कोई भी नहीं जाएगा रहने के लिए। ठीक है, तो उसी जगह वैसे ही यहाँ पे भी क्या होता है, ऐसी सिटी जहाँ पे कभी किसी रीजन की वजह से, या वो नेचर नेचुरल भी हो सकता है, जैसे बीमारी हो गई, प्लेग हो गया, और वही नेचर आपका एंथ्रोपोजेनिक भी हो सकता है, जैसे कि युद्ध हो गया, उनको अपन बोलते हैं नेक्रोपोलिस। तो सबसे लास्ट में अगला है, मैच द फॉलोइंग लिस्ट वन विद लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। प्लैनेट्स एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस। बड़ी हंसी आ रही है आयुषी जी को आज उस टाउन के नाम से। टाउन, चलो बताओ इसका आंसर। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, दैट हावर्ड की गार्डन सिटी थी। ठीक है, पेरी, नेबर, गेट्स, गेंट्स की गेंट्स ने आपके बताया था कर्नोवेशन के बारे में, और हॉबर्टसन ने बताया था रेडियंट सिटी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आपको बताना है पॉपुलेशन, रिसोर्स, रीजन एंड नेम ऑफ द कंट्री। यूएस टाइप, यूरोप टाइप, ब्राजील टाइप एंड इजिप्टियन टाइप, मिस्र प्रकार। हार्ड क्वेश्चन है, थोड़ा सा। करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी, दैट यूएस टाइप ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन टाइप साउथ कोरिया, ब्राजीलियन टाइप मलेशिया, और इजिप्टियन टाइप। काफी लोगों ने आंसर कर भी दिया। करेक्ट। नेक्स्ट है, हु प्रपोनेटेड द हार्टलैंड थ्योरी यूज्ड इन पॉलिटिकल ज्योग्राफी। राजनीति भूगोल में प्रयुक्त हार्टलैंड थ्योरी का प्रतिपादन किया? अल्फ्रेड मैकेंडर, ओ एच के स्पेंट, ऑर्थर गेडेट्स, जे के स्टील। ऑब्वियसली इसमें तो करेक्ट आंसर आपको पता ही होगा कि हार्टलैंड थ्योरी के बारे में सबसे पहले मैकिंडर सर ने 1904 में। यस, मैकिंडर इज द वेरी करेक्ट। नेक्स्ट है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन लेबल्ड एज assertion and the other labeled as reason. Select your answer. डॉश का मॉडल क्रिस्टल की तुलना में कम प्रतिबंधात्मक है, प्रत्येक फलक को अलग परास्त है। ये उससे मिलता जुलता क्वेश्चन है, एक यही सेम क्वेश्चन अपन ने किया था, मैच करता हुआ क्वेश्चन है, बट सिमिलर नहीं है। देखते हैं क्या होगा करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर, ये इसका हिंदी इंग्लिश अलग कैसे आ गई, ये गलत है। करेक्ट आंसर ए है यहाँ पे कि दोनों सही है, क्योंकि दोनों सही है और व्याख्या कर रहे हैं। सेकंड हिंदी को आप सही मत मानना, ये गलत है, ये एकदम करेक्ट है। This question is repeated by NTA also. That is why I took this in my PPT. ये NTA की तरफ से रिपीट हुआ है।
चलिए गाइस, आज की क्लास के लिए इतना ही। आई होप कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। बचे हुए जो क्वेश्चन है, लगभग हमने 52 क्वेश्चन अपन ने कर लिए हैं। 48 क्वेश्चन हैं जो बच रहे हैं, वो अब हम करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोग प्रिपेयर रहिएगा। बग्स बाउंड्री आपके लिए ओपन है, कोई भी आपको इशू हो क्लास से तो आप वहां बता सकते हैं। और हाँ, मेरी स्पेशल क्लास कल 12 बजे होगी। मेरी स्पेशल क्लास पे जुड़ने के लिए करना कुछ नहीं है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए। डिस्क्रिप्शन में मेरी प्रोफाइल का लिंक है, उसी के नीचे मेरी स्पेशल क्लास का भी लिंक है। उस लिंक को सीधा ओपन करो। ऐप अगर डाउनलोड है आपके फोन में तो वो खुल जाएगा, नहीं है तो ऐप डाउनलोड करो, फिर वो खुल जाएगा। और UGCTN कोड लगा करके एंट्री ले लो अपने सब्सक्रिप्शन की, अपने क्लास, अपनी जो भी आप पढ़ना चाहते हैं स्पेशल क्लास में आप एंट्री ले सकते हैं। स्पेशल क्लास के फायदे हैं, इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस हैं, आपके लिए पोल्स अवेलेबल है, आप हमसे बात कर सकते हैं, आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन दिया जाएगा, इवन आपको PDF भी मिलेगा। जैसे ये जो क्लास है इसका PDF आपको स्पेशल में मिल जाएगा। तो जल्दी कीजिए। और अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगे, देखिए बड़ी मेहनत होती है, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक जरूर दबाइए। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।